कुछ लोगों ने महाकुंभ में सड़कें बंद और जाम देखा। कुछ लोगों ने महाकुंभ में अध्यात्म और दिव्यता देखी। कुछ लोगों ने महाकुंभ में अपने माता पिता और अपने सपनों को पूरा होते देखा। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि कैसे इतने छोटे से शहर प्रयागराज में लगभग आधे भारत के लोगों के लिए बिजली, पानी, रहने और खाने की एक बहुत ही सक्सेसफुल व्यवस्था हो गई। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि 50 करोड़ हिंदुओं में से किसी ने भी किसी के भोजन या चाय में थूक नहीं डाला। लेकिन किसी ने यह भी नहीं देखा कि 50 करोड़ हिंदुओं में से किसी ने भी किसी अन्य धर्म के अस्तित्व को चुनौती नहीं दी और ना ही किसी के नरसंहार का आह्वान किया। लेकिन किसी ने यह भी नहीं देखा कि कैसे 50 करोड़ हिंदुओं में से किसी ने भी सड़कों, ट्रेनों या रेलवे स्टेशन पर पूजा पाठ नहीं करी जिससे कि दूसरों को असुविधा हो। किसी ने यह भी नहीं देखा कि महाकुंभ में कोई अलग घाट दलितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, जाटों के लिए, अग्रवालों के लिए नहीं बना था। सभी हिंदुओं ने साथ में स्नान किया और हर हिंदू को जातिवाद से परे समान रूप से सम्मान भी मिला। लेकिन किसी ने यह भी नहीं देखा कि 50 करोड़ हिंदुओं में से कोई भी भूखा नहीं सोया। किसी ने यह भी नहीं देखा कि इतने सारे हिंदुओं के बावजूद किसी ने भी अन्य धर्मों की धार्मिक संरचनाओं पर पत्थरबाजी नहीं करी और ना ही अजान या फिर सामूहिक प्रार्थना के दौरान कोई इस तरह का व्यवधान डाला। किसी ने यह भी नहीं देखा कि 50 करोड़ हिंदुओं में से किसी ने भी एक भी विदेशी को जो अपनी आस्था के साथ महाकुंभ में स्नान करने के लिए आए थे उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया। दोस्तों, अमेरिका की आबादी से दुगने 64 करोड़ लोग इस बार महाकुंभ पहुंचे थे। महाकुंभ शुरू होने से पहले ही यूपी सरकार ने 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया था। 2019 में 24 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। 2025 में यह रिकॉर्ड टूट चुका है। हर रोज औसतन 1.5 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। 9 लाख साधु संत, नागा और 10 लाख कल्पवासी महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में रहे। देश विदेश के कई मेहमानों ने संगम में स्नान किया। इस दौरान 73 देशों के डिप्लोमेट्स और 50 लाख विदेशी नागरिक प्रयागराज पहुंचे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो 4000 हेक्टेयर का महाकुंभ क्षेत्र बना था। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम से 160 गुना बड़ा। अहमदाबाद में 25 हेक्टेयर इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। महाकुंभ मेला क्षेत्र में रिकॉर्ड 25 सेक्टर बनाए गए। 2019 में 3200 हेक्टेयर में 20 सेक्टर बनाए गए थे। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए संगम किनारे 13 किलोमीटर में 42 घाट बनाए गए। इसमें 10 पक्के घाट थे। गंगा यमुना को पार करने के लिए 2213 पांटून से 30 पांटून पुल भी तैयार किए गए। 2019 में 22 पुल बनाए गए थे। सड़क बनाने के लिए 651 किलोमीटर लोहे की चकल्ड प्लेट बिछाए गए। इनमें से 2 हाईवे और 200 नई सड़कें बनाई गई। 4500 टन लोहे से बेला कछार में एक अस्थायी स्टील ब्रिज भी बनाया गया। वहीं अगर बात करें कुंभ सिटी के बारे में तो 4 लाख से ज्यादा तंबू और 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए। अखाड़ों और साधु संतों के लिए 85 बड़े पंडाल और 50 से भी ज्यादा अस्थायी आश्रम बनाए गए। बाबा और सन्यासियों के लिए अलग से 500 टेंट बनाए गए। मेले में 10 लाख कल्पवासियों के रहने के लिए 4 लाख तंबू बनाए गए। वीआईपी टेंट सिटी में 150 महाराजा टेंट बने, 1500 सिंगल रूम, 400 फैमिली टेंट और डोम सिटी भी बनी। मेले में 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए। इनमें से 300 मोबाइल टॉयलेट। 2019 में 1.25 लाख टॉयलेट बने थे। बिजली सप्लाई के लिए 1532 किलोमीटर लंबी लाइन खींचकर करीब 4.25 लाख कनेक्शन दिए गए। 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई। 85 अस्थायी बिजली घर बनाए गए और 170 सब स्टेशन बनाए गए। बात करें ट्रांसपोर्टेशन की तो महाकुंभ के लिए 13,830 ट्रेनें चलाई गई, जिनमें की 30.2 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज। देश के 50 शहरों से डायरेक्ट ट्रेनें प्रयागराज पहुंची। दुनिया में पहली बार ऐसा इंसानी मूवमेंट देखने को मिला। फ्लाइट प्रयागराज के लिए 17 शहरों से डायरेक्ट उड़ रही थी और 30 शहरों से कनेक्टिंग फ्लाइट आ रही थी। महाकुंभ के दौरान 2800 से भी ज्यादा फ्लाइट्स प्रयागराज पहुंची, जिनमें 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा करी। 650 से भी ज्यादा चार्टर जेट उतरे। 11 फरवरी को रिकॉर्ड 71 चार्टर जेट उतरे। बस प्रयागराज पहुंचने के लिए यूपी रोडवेज की बसों ने करीब 1.32 लाख से भी ज्यादा चक्कर लगाए। बसों के जरिए करीब 70 लाख श्रद्धालुओं ने सफर किया। शहर के अंदर 13 रूटों पर 750 शटल बसें भी चली, जो हर 2 मिनट में उपलब्ध रहीं। 27 लाख से भी ज्यादा यात्रियों ने शटल बस से यात्रा करी। रोजाना एवरेज 80,000 वाहन प्रयागराज में आए। बात सिक्योरिटी की करूं तो महाकुंभ मेले के लिए 56 थाने और 144 चौकियां बनाई। 2 साइबर थाने अलग से बनाए गए। कुल 50,000 पुलिस सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात रहे। इनमें पुलिस, पीएसी, होमगार्ड, एसटीएफ, एनएसजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एयरफोर्स आदि के जवान शामिल थे। पूरे मेला क्षेत्र में कुल 2700 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए। 100 फेस रिकॉग्निशन कैमरा भी लगाए गए। क्राउड मैनेजमेंट के लिए एआई बेस्ड 200 कैमरे लगाए गए। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के 2000 से भी ज्यादा जवान यहां पर तैनात किए। फायर ब्रिगेड की 350 गाड़ियां, 50 से भी ज्यादा फायर सेंटर और 20 चौकियां बनाई गई। करीब 700 नावों के साथ 3800 जल पुलिस कर्मी भी यहां पर तैनात किए। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो मेला क्षेत्र में 43 हॉस्पिटल बन, 6 लाख लोगों का यहां पर इलाज किया गया। 125
एम्बुलेंस के साथ एयर एम्बुलेंस और रिवर एम्बुलेंस भी तैनात रही। महाकुंभ क्षेत्र में अस्पतालों में करीब 6 लाख लोगों का इलाज किया गया। केंद्रीय अस्पतालों में 20 बच्चों का जन्म भी हुआ, जबकि 250 से भी ज्यादा मरीजों की आईसीयू में जान बचाई गई। करीब 1.25 लाख लोगों को मुफ्त चश्मे भी दिए गए। 1500 लोगों ने नेत्रदान का यहाँ पर संकल्प भी लिया। बात स्वच्छता की करें तो 4 लाख डस्टबिन लगाए गए। 11,000 कर्मियों ने यहाँ पर सफाई की। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में करीब रोजाना 600 मीट्रिक टन कचरा निकला। 11,000 से भी ज्यादा कर्मियों ने महाकुंभ की सफाई का जिम्मा संभाला। 12-12 लोगों की 800 सफाई टीमें बनाई गई थी। सबसे बड़ा सफाई अभियान भी बन गया। 4 लाख से भी ज्यादा डस्टबिन यहाँ पर लगाए गए, हर 25 मीटर पर एक डस्टबिन। गंगा यमुना की सफाई को मॉनिटर करने के लिए 1500 गंगा सेवा दूत भी तैयार किए गए। बात बिजनेस की करें तो मेला क्षेत्र में कुल 3 लाख करोड़ के लेन देन का अनुमान है। वहीं यूपी सरकार ने महाकुंभ पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च की, जिसमें से 2100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दी। इस आयोजन में 10 लाख से ज्यादा लोगों को अस्थायी रोजगार मिलने का भी एक अनुमान है। मेला प्राधिकरण ने 8,000 से भी ज्यादा दुकानों का अलॉटमेंट करके करीब 45 करोड़ रुपए कमाए। कुंभ में औसतन 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च होने का अनुमान है। मेला क्षेत्र में 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का लेन देन होने की बात सामने आई है। यूपी सरकार को टैक्स, किराए और अलग अलग माध्यमों से करीब 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई भी हुई है। वहीं होटल इंडस्ट्री से 40,000 करोड़ रुपए और खाने पीने की दुकानों से 20,000 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। प्रसाद, तेल, दीपक, अगरबत्ती, किताबों जैसे धार्मिक सामानों से ही करीब 20,000 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान है। टूर गाइड, ट्रेवल पैकेज से 10,000 करोड़ रुपए और ट्रांसपोर्ट के 10,000 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान है। वहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करूं तो 21,000 लोगों ने एक साथ यहां पर झाड़ू लगाई। 4 रिकॉर्ड बने। 14 फरवरी को 329 सफाई कर्मियों ने एक साथ महाकुंभ में अलग अलग घाटों पर गंगा और यमुना नदी की सफाई कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 24 फरवरी को 21,000 लोगों ने एक साथ झाड़ू लगाई, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 2019 के कुंभ में 10,000 सफाई कर्मियों ने ये रिकॉर्ड बनाया। 25 फरवरी को 550 से भी ज्यादा शटल बसें चलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। 2019 के कुंभ में 500 बसें चलाई गई। 25 फरवरी को ही हैंड प्रिंटिंग का रिकॉर्ड बना। इसमें कैनवास पर 10,000 से भी ज्यादा लोगों के हाथ एक साथ निशान के तौर पर लिए गए। अब क्योंकि मैं इस बार के महाकुंभ के मेले में अकेले सोलो ट्रैवल ही करने के लिए गया था, तो मैं आपको एक ऐसे एक्सपीरियंस की बात बताने वाला हूं जो शायद हर इंडियन की बकेट लिस्ट में होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जहां सिर्फ आस्था के लिए इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं। महाकुंभ ये सिर्फ एक कोई इवेंट नहीं है, एक महान अनुभव है जिसमें भारत की हर एक छोटी बड़ी कहानी साफ तौर पर नजर आती। तो चलिए बिना किसी देरी किए आपको इसी एक जर्नी पर लेकर चलता हूं, जिससे कि आप बिना महाकुंभ जाए भी समझ सके कि महाकुंभ में आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता था। सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात, विमल पान मसाला। भाई मतलब अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक गुटखे का ब्रांड है तो आप बहुत हद तक गलत हो, क्योंकि महाकुंभ में ये इंडिया का नंबर 1 लगेज बैग के तौर पर दिखाई दिया। जहां देखो वहां पर आपको विमल के ही बैग दिखाई देंगे। शोल्डर बैग, हैंड बैग, हाथ वाला सूटकेस, ये सब कहीं पर कोई भी टक्कर देने के मामले में नहीं है। विमल वाला बैग सबसे ऊपर है। वहीं पर एक ऐसा इशू भी है जो कि हर एक कुंभ मेले का एक पार्ट होता है, लोगों का खो जाना। और दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ लॉस्ट एंड फाउंड का जो लाउड स्पीकर लगा है ना, वो 24/7 चलता रहा। मैक्सिमम अनाउंसमेंट यहाँ पर मैथिली, भोजपुरी और मगही में होती हुई नजर आई, क्योंकि बिहार वाले रिलीजियस ट्रेवल्स के मामले में हमारे देश में टॉप पर आते। और हाँ, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, लोग इन यात्राओं को फैमिली के साथ काफी एंजॉय भी करते। हमारे देश में इस बात का फैलना बहुत जरूरी है। वैसे एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये था कि मैंने अपने ट्रेवल के दौरान नॉर्थ ईस्ट के लोगों को वहां पर ज्यादा देखा नहीं। हो सकता है कि असम के लोग वहां पर जरूर आए होंगे, लेकिन बाकी के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोग वहां पर मुझे काफी कम दिखाई दिए। शायद वहां के लोगों को इस इवेंट में इतना इंटरेस्ट नहीं। वैसे ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट के मार्केट को टारगेट कर रहे थे महाकुंभ में जाकर, तो फिर भैया आपका वहां पर पैसा पूरी तरीके से खराब हो। पर एक चीज कंफर्म है कि इंडियंस के अंदर वॉन्डरलस्ट हमेशा से ही था। इवन दोज विद लीस्ट रिसोर्सेज अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करने से कतराते नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई बच्चों के साथ ट्रैवल करने में काफी मुश्किल हो जाती है और ट्रैवल आपका रुक जाएगा, तो आप इस बात को भूल। अगर आपके पास सही सामान है तो फैमिली ट्रैवल और भी आसान हो सकता है और भी मजेदार। और हाँ, एक मिथ यहाँ पर तोड़ना बहुत जरूरी। ई कोली को लेकर हमारे देश में कई सारी बातें हुई, कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने न जाने कितना झूठ फैलाने की कोशिश करी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो सब बातें अननेसेसरी थी और उन चीजों से हमको अननेसेसरी डराया गया, सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ के नाम को खराब करने। भाई हम इंडियंस की जो इम्यूनिटी है ना, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैंने खुद ने संगम में डुबकी लगाई
और यकीन मानिए मुझे वहां पर जाकर कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ कई सारे लोगों ने वहां पर डुबकी लगाई और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। यही है हमारी बॉडी की ताकत। हमारी बॉडी के अंदर एक बिल्ट इन फायरवॉल बनी हुई है जो कि हमें कुछ होने ही नहीं देती। लेकिन एक चीज है जो हर साल फेल होती है और वो है मोबाइल नेटवर्क। संगम क्षेत्र की बात कर लो, अरेल, यमुना, गंगा घाट, कहीं भी नेटवर्क उतने अच्छे तरीके से आता ही नहीं था। कई जगह तो आता ही नहीं था। जब हजारों लोग एक जगह पर आ जाते हैं तो हमारे देश का कोई भी सिस्टम हो, फिर चाहे वो मोबाइल नेटवर्क ही क्यों ना हो, फेल हो जाता है। और ये सिर्फ नेटवर्क की बात नहीं है, ये दरअसल एक सिविक सेंस की भी बात है। एक ऐसी चीज जो कि नेचुरली हमारे अंदर नहीं आती। जब किसी को हाइजीन और डिसिप्लिन का बेसिक नॉलेज नहीं होता है तो उसे सुधारने की उम्मीद रखना बेकार ही होती है। हम इस एरिया में एटलीस्ट अभी भी 15 से 20 साल पीछे हैं। क्लीन इंडिया के नाम पर कुछ हमारे शहर बहुत साफ हो चुके हैं, लेकिन महाकुंभ में जाकर मुझे पता चला कि भाई हमारा देश बहुत बड़ा है। और हाँ, यहां पर मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बस बात यह है कि इंप्रूवमेंट का जो एक स्पेस समझ में आया है उसके बारे में बता। एक और छोटी सी बात जो हर जगह पर दिखाई दी वो ये कि आदमी लोग यार हर छोटी छोटी बातों पे कहीं पे भी थूकना शुरू कर देते हैं। इवन टेंपल प्रोमाइसेस में भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। भाई साहब, इसका कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मतलब बिल्डिंगों में जो भगवान की टाइल्स लगा दी जाती है ना, वो गलत नहीं। आदमी इतना थूकते हैं कि समझ में नहीं आता कि साला इतना थूकने की जरूरत क्या पड़ रही। मत खाओ ना भाई गुटखा। अगर मेले के बेस्ट सेलर की बात करें कि भाई कौन सी चीजें यहाँ सबसे ज्यादा बिकती हैं, तो आप एक लिस्ट सुन लो। अगली बार के जो सिंहस्थ होने वाला है 2027 में, उसके लिए काम आएंगे। चाय, पान मसाला, चूना, सिंदूर, रुद्राक्ष, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, पाउडर्स, कलर्स, टॉयज, बच्चों के जो खिलौने होते हैं वो, साड़ी, टी शर्ट्स, ये सब चीजें मेले में इतनी शानदार बिकती हैं कि बस आप कारोबार करते रहे। और हाँ, क्रैक्स जो एक खाने का फूड आइटम आता है, उसने लेज और बालाजी को पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है। वहीं बेवरेजेस की बात करें तो कोका कोला हर जगह पर महाकुंभ में छाया हुआ था। यूपीआई को लेकर भी एक मिथ टूट गया। दरअसल यूपीआई का क्रेज शायद अर्बन इंडिया में ही लिमिटेड है, क्योंकि मेला क्षेत्र में कैश ही किंग था। ज्यादातर सेलर्स के पास में वहां पर स्मार्टफोन या फिर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी, और थी भी तो भीड़ के कारण वो सही तरीके से चल नहीं पा रहा था। ऐसे में फाइनेंशियली इंक्लूजन काफी ज्यादा आपको डिपेंडेंट बनाती है डिजिटल कनेक्टिविटी के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास कैश है तो फिर आप वहां पर आ जाओ। एक और शॉकिंग ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि कपड़े बदलने का कॉन्सेप्ट अर्बन और रूरल इंडिया में काफी अलग है। महाकुंभ में ओपनली कपड़े बदलना ज्यादा बड़ा इशू नहीं था। वहां पर लोग इस चीज को इतना ज्यादा दिल पे नहीं ले रहे थे, बट अर्बन फोक्स के लिए ये बड़ी बात है। जो भी लोग शहर से वहां पर पहुंचे थे वो बहुत ही इधर उधर देखकर बगले झांक कर ही कपड़े बदलने के लिए जा रहे थे। बाकी वहां पर हमारे जो गांव से लोग आए हुए थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, चाहे मर्द हो चाहे महिलाएं। महाकुंभ के एक ऐसी यात्रा होती है जो लोगों के लिए एक लाइफ का पहला और आखिरी सफर भी होती है। हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो कि महाकुंभ के नाम पर ही सफर करने निकलते। उनके लिए ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं होती बल्कि एक पवित्र यात्रा होती है। और सच कहूं तो पूरा भारत यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा हो जाता, बल्कि एक नहीं दो नहीं, हमारे देश में कई सारे भारत हैं जो कि महाकुंभ में साफ तौर पर देखने के लिए। और अगर आप अगली बार 2027 में उज्जैन सिंहस्थ जाने का प्लान बना रहे हो तो ये बात याद रखना कि सुबह 4-5 बजे का जो टाइम होता है ना, वो टाइम बेस्ट होता है यहाँ पर जाने के लिए। और अगर सैटरडे संडे को ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो इस बात को सोच लो कि भाई इंडिया के लोगों को वीकेंड पर घूमने का बहुत ज्यादा शौक है। आपको इतनी भीड़ मिल सकती है, इतना ट्रैफिक मिल सकता है कि पूछो मत। वैसे इंडिया में अगर आप हो तो आप या तो वीआईपी हो या फिर आप कुछ भी नहीं हो, ये एक बात भी मुझे महाकुंभ से पता चला। और वीआईपी स्टेटस का बेस्ट जुगाड़ आपके कॉन्टैक्ट से ही आपको मिलेगा। और अगर उसमें कोई जज है या मिनिस्टर है तो भाई आप भूल जाओ कि आपको कोई आम इंसान के तौर पर ट्रीट करेगा। बाकी अगर आप किसी और का कॉन्टैक्ट लेकर आते हो तो फिर आपको इतना कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप जज और मंत्री के साथ हो या उनकी जुगाड़ से हो तो फिर भाई आप ही आप हो और कोई नहीं। और एक और सीक्रेट बिजनेस जो महाकुंभ में मैंने देखा वो था बाबा बनने वाला। बाबा बनना अभी भी एक बूमिंग करियर है। सिर्फ मैं यहाँ पर भरोसे या फेथ की बात नहीं कर रहा हूँ। काफी लोग भगोड़े भी होते हैं, क्रिमिनल्स भी होते हैं जो कि बाबा बनकर निकल जाते हैं, बहरूपिया बनकर। अगर मैं पुलिस होता तो सबसे पहले यहाँ पर ही चेक। यहाँ पर मैं किसी बाबा की या किसी समुदाय की या किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक फैक्ट है कि लोग बहरूपिया बनकर यही काम कर। और ये चीज हम लोगों ने जॉली LLB 2 में भी देखी। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। एक चीज जो लोग अंडरस्टिमेट करते हैं वो है हमारे पुलिस वालों। भाई साहब, इतना पेशेंस और स्ट्रेस हैंडल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। सो हैट्स ऑफ, लिटरली मैन। उन लोगों ने जिस तरीके से मेहनत करी है वो मेहनत करना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम होता है, तो इसलिए उनको तो वो रिकॉग्निशन मिलना ही चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ जी की यूपी सरकार जो है वो पुलिस वालों का भी मान सम्मान पक्के तौर पर करे। तो दोस्तों, आज महाकुंभ खत्म हो रहा है और महाकुंभ खत्म होने के साथ ही कई सारी यादें हैं जो कि हमारे जहन में छूट गई। ये महाकुंभ एक ऐसा अनोखा अनुभव था जो कि भुलाया नहीं। एक जगह जहां पर केओस भी काफी सिस्टमैटिक लगता है और फेथ सबको एक जगह पर जोड़ता है। तो अगर आपने अब तक महाकुंभ का एक्सपीरियंस नहीं किया है तो अगली बार जरूर जाइएगा, क्योंकि इंडिया को अगर आपको समझना है तो महाकुंभ जाना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि
आगे और भी कुछ इस तरह का ही कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।